हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के लेक्चर में हम लोग जो हमारा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। हमारे बिजनेस स्टडीज के लिए बहुत बेसिक चैप्टर है, बेस है हमारे लिए। अगर हमको इसके बारे में पता है, बिजनेस के बारे में, ट्रेड के बारे में, कॉमर्स के बारे में, तो आगे के जितने भी चैप्टर्स है वो बहुत स्मूथली हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग बिजनेस की इन डेप्थ में जो भी डिटेल्स है वो सब कुछ देखने वाले हैं। बिजनेस किसे कहते हैं, बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, बिजनेस में हम लोग ट्रेड देखने वाले हैं, कॉमर्स देखने वाले हैं, इंडस्ट्री का पार्ट देखने वाले हैं। ये सब कुछ कवर करेंगे चैप्टर में। बट चैप्टर कवर करने से पहले सबसे पहले बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए ना, इंट्रोडक्शन तो पता होना चाहिए, बिजनेस किसको बोलते हैं। तो एक बार बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले, the term business is derived from the word busy. That means business means being busy. ये जो वर्ड बिजनेस है ये कहां से डिराइव हुआ है, तो वर्ड बिजी में से डिराइव हुआ है। बिजनेस का मतलब ही क्या होता है, बिजी रहना। अगर आप लोग बिजी हो मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। और कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो वो प्रोडक्शन है, परचेज है, सेल है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। So basically, business refers to the occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब मैं बिजनेस करता हूं तो मैं गुड्स में भी डील कर सकता हूं और मैं सर्विसेज में भी डील कर सकता हूं। एंड रिमेंबर वन थिंग, द मेन इंटेंशन ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। ये हमारा मेन इंटेंशन होता है। तो याद रखेंगे, जो बिजनेस वर्ड है वो कहां से डिराइव किया, वर्ड बिजी में से। बिजनेस का मतलब ही बिजी रहना है। और जब बिजनेस की बात करते हैं उसका मतलब ये ऐसी ऑक्यूपेशन है जहां पे हम लोग गुड्स या सर्विसेज में डील करने वाले हैं। हम लोग प्रोडक्शन, परचेज, सेल कुछ भी कर सकते हैं, बट इंटेंशन क्या होना चाहिए, टू अर्न प्रॉफिट। अब नॉर्मली चलो हमने बिजनेस का मीनिंग तो देखा। एक होता है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब डे टू डे में हम लोग जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ये सब कुछ क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी, जो भी काम करते हैं। और ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको एक हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ मॉनिटरी कंसिडरेशन। अगर पैसों के लिए आपने कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म किया है तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर से फॉर एग्जांपल मैं किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने जाता हूं तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं कहीं पे जॉब करता हूं तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मॉनिटरी कंसिडरेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय विच वी अर्न अवर लाइवलीहुड, लाइक वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री और अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। जबकि अगर हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये ऐसी एक्टिविटीज है जो कभी भी पैसों के लिए परफॉर्म नहीं की गई है। अगर से फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को लव, अफेक्शन, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रोटिज्म, ऐसी किसी भी चीज के लिए परफॉर्म किया गया है एक्टिविटीज को, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी ब्लाइंड मैन को हेल्प कर रहे हैं रोड क्रॉस करवाने में, ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ गिफ्ट दिया है, ये भी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो याद रखेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा कमाने का इंटेंशन नहीं है। और स्टूडेंट्स एक चीज हमेशा क्लियर होनी चाहिए, किसी भी एक चीज को, एक ही एक्टिविटी को मैं इकोनॉमिक भी बोल सकता हूं, नॉन इकोनॉमिक भी बोल सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस, डिपेंडिंग अपॉन द यूज। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हैं और हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट वही अगर मैं घर पे खाना बनाता हूं अपनी फैमिली के लिए, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो याद रखेंगे, आप लोग पर्पस चेक करो, आप लोग एंड यूज चेक करो, उसके बेस पे डिसाइड करोगे कोई चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी है या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो सबसे पहले बिजनेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद क्या क्लियर होना चाहिए, तो फीचर्स क्लियर होने चाहिए। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर हम लोग बिजनेस करते हैं तो क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट।
तो हमेशा याद रखेंगे बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमेशा पैसा कमाने का इंटेंशन है, प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन है। कभी वेलफेयर के लिए बिजनेस करता है क्या कोई? कोई नहीं करता। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई मुझे पैसा कमाना है तो बिजनेस तो हमेशा क्या रहने वाला है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड वन, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहां पे कि गुड्स को या तो प्रोड्यूस करने वाले हैं, मतलब मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, या फिर उसको प्रोक्योर करेंगे कि एक जगह से परचेस करके दूसरी जगह पे सेल कर देंगे। तो बिजनेसमैन के पास ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो चीजों को क्या कर सकता है? प्रोड्यूस भी कर सकता है, मतलब खुद मैन्युफैक्चर करके सेल करो। या दूसरा ऑप्शन है प्रोक्योरमेंट, मतलब कहीं और से परचेस करके मैं क्या करने वाला हूं? उस चीज को सेल करने वाला हूं। तो प्रोडक्शन भी हो सकता है और प्रोक्योरमेंट भी हो सकता है, वो बिजनेसमैन पे डिपेंड करता है। आप लोग जब गुड्स में डील करते हो, याद रखना गुड्स कैसे भी हो सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स का मतलब है ये ऐसे गुड्स है जिसको आप लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। ब्रेड है, बटर है, शूज है, क्लोथ्स है, ये सब चीजें डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। बट वही अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करता हूं तो वो ऐसी चीजें हैं जिसको डायरेक्टली हम लोग कभी कंज्यूम नहीं करते हैं। से फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये सब कैपिटल गुड्स है। इसकी मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं? दूसरी चीजों को बनाने वाले हैं। तो ये क्या है? बेसिकली कैपिटल गुड्स है। हम लोग गुड्स में डील करते हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, या फिर हम लोग किस में डील कर सकते हैं? सर्विस में भी डील कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, मैं कोई भी तरह की सर्विस आप लोगों को क्या कर सकता हूं? प्रोवाइड कर सकता हूं। तो उस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा सेकंड फीचर हुआ। तो थर्ड फीचर ऑफ बिजनेस इज द सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विस है उसको सेल करो, एक्सचेंज करो। मतलब एक चीज सोच के देखो, अगर मैं आपको गुड्स सेल कर रहा हूं तो सामने मुझे भी कुछ रिटर्न मिलना चाहिए ना। आप लोग मुझे क्या करोगे? नॉर्मली पे करोगे। अगर से फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स बनाए हैं या प्रोक्योर किए हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, तो क्या वो बिजनेस है? बिल्कुल नहीं। बिजनेस कब हो सकता है? जब आप लोग उन चीजों को मार्केट में क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। उन चीजों को मार्केट में क्या कर रहे हो? दूसरी चीजों के सामने एक्सचेंज कर रहे हो, तो ही वो क्या है? बिजनेस है। तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन ए रेगुलर बेसिस। अगर आप लोग गुड्स और सर्विसेज में रेगुलर बेस पे डील करते हो ना, तो ही वो बिजनेस है। अ सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। किसी एक सिंगल ट्रांजैक्शन को बिजनेस थोड़ी बोलते हैं। मेरे वहां पे पता चला एक एसी पुराना हो चुका है, मैंने उस एसी को निकाल के सेल कर दिया, मुझे 5,000 रुपए मिले, तो क्या ये बिजनेस है? बिल्कुल नहीं। सिंगल ट्रांजैक्शन है। हाँ, अगर मैं रेगुलर बेसिस पे एसी को परचेस सेल करता ना, तो वो मेरे लिए क्या था? बिजनेस। बट एक सिंगल ट्रांजैक्शन को कभी भी हम लोग बिजनेस नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस के अंदर इंटेंशन क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करने का इंटेंशन होना चाहिए। अपने ने देखा था ना इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वही चीज है ये कि यहां पे हम लोग क्या अर्न करने का सोच रहे हैं? प्रॉफिट। एक चीज सोचो, अगर आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है, एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, कुछ भी करना है, प्रॉफिट चाहिए। मैं बोलता हूं एक्सपांशन तो भूल जाओ, पहले तो सर्वाइव करना है ना, तो भी प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट के बिना हमारे बिजनेस का सर्वाइवल कभी भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्निंग के बाद अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस के अंदर रिटर्न मिलता है नो डाउट, लेकिन क्या उसकी कोई सर्टेनिटी है? क्या फिक्स है कि हर महीने इतना प्रॉफिट होगा, हर साल इतना प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं। किसी एक साल में प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो दूसरे साल में कम, तो तीसरे साल में ज्यादा, किसी साल में जीरो, किसी साल में लॉस भी हो सकता है। अनसर्टन है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे। कोरोना आया तो देखो बहुत सारे लोगों के बिजनेस में इनकम कम हो गई, कुछ लोगों ने तो अपना बिजनेस भी वाइंड अप कर दिया। देखो कितना अनसर्टन है। रिटर्न मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो याद रखेंगे बिजनेस क्या है? हमेशा अनसर्टन है, रिटर्न अनसर्टन है। एंड लास्ट पॉइंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। अगर बिजनेस करते हो ना बॉस, तो रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। बिजनेस में हमेशा रिस्क होगा, चाहे वो फायर हो, थेफ्ट हो, फ्लड हो, डेकॉइटी हो, कुछ भी हो सकता है बिजनेस के अंदर। कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई तो भी प्रॉब्लम है। आज के टाइम में अगर कोई ऐसा बोलता है ना, सर मेरे बिजनेस में रिस्क ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका बिजनेस है तो रिस्क होगा ही होगा। और एक चीज याद रखना, रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इट कैन ओनली बी रेड्यूस्ड।
इट कैन बी reduced विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। आप लोग इंश्योरेंस की मदद से रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो, बट एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये हमारे कुछ बेसिक बेसिक फीचर्स है बिजनेस के। पहले देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसों के लिए, फिर प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सेल, एक्सचेंज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस, प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो ये अलग अलग फीचर्स है, फीचर्स ऑफ बिजनेस। आई होप सबसे पहले आपको यहां तक बिजनेस का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। अब फीचर्स के बाद नेक्स्ट एक थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं। हमने देखा ह्यूमन एक्टिविटी दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सी दो पार्ट में? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब जब मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करता हूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से तीन पार्ट में? दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस तो हम लोग देख चुके हैं ना, गुड्स में डील करते हैं, सर्विस में डील करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, ये सब। एम्प्लॉयमेंट भी पता है हम लोगों को। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? किसी के अंडर में जॉब करना। अगर मैं आप लोगों के वहां पे जॉब कर रहा हूं तो ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। जब मैं प्रोफेशन की बात करता हूं तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जैसे सीए है, सीएस है, डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब की जब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों को, तो ये सब कौन है? ये सब प्रोफेशनल्स है, जो लोग स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे, तीन अलग अलग चीजें पढ़ने वाले हैं, तीनों का डिफरेंस देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट किया दिया है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। भाई कैसे शुरू करते हैं चीजों को? जब बिजनेस की बात करते हैं तो कंप्लीटली एंटरप्रेन्योर का डिसीजन है, बिजनेसमैन का डिसीजन है। आज मैंने डिसाइड कर लिया है, लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल किया है, बिजनेस क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। जबकि अगर मैं प्रोफेशन की बात करता हूं तो प्रोफेशन के लिए याद रखना, सबसे पहले मेंबरशिप होनी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप लोग सीए या सीएस हो, आपकी खुद की ऑफिस ओपन करते हो, तो क्या आपके पास मेंबरशिप नंबर है? क्या आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है? जो आपका मेन काउंसिलर दे रहा है वो है आपके पास सर्टिफिकेट? उसके बिना आप लोग कभी भी किसी भी प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। हर प्रोफेशनल का है ना एक मेंबरशिप नंबर होता है जो कंपलसरी है। और एम्प्लॉयमेंट कैसे शुरू करते हैं? तो बहुत सिंपल है, अपॉइंटमेंट लेटर आना चाहिए। आप लोगों ने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया, आज से मैं आपके वहां पे काम करना शुरू कर दूंगा, तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उस दिन से मैं जॉब करना स्टार्ट कर दूंगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वन, द नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क, भाई बिजनेस में किस चीज में डील करते हैं? हमने देखा था ना, गुड्स में या सर्विसेज में। मैं या तो आपको गुड्स प्रोवाइड करने वाला हूं या मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला हूं। जब मैं प्रोफेशन की बात करता हूं तो प्रोफेशन के अंदर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं? एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरे जैसी एक्सपर्ट सर्विसेज कोई आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। शायद मैं अच्छा डॉक्टर हूं, शायद मैं अच्छा लॉयर हूं, शायद मैं अच्छा सीए हूं, सीएस हूं, कुछ भी, लेकिन एक्सपर्ट सर्विसेज है। एंड जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो बॉस बहुत सिंपल है, एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, रूल्स ऑफ सर्विस। आप लोगों ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग क्या करने वाले हैं? फॉलो करने वाले हैं। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन। बहुत सिंपल है। क्या बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है। बट वही अगर मैं प्रोफेशन की बात करता हूं तो 100% क्वालिफिकेशन की जरूरत है। आज तक ऐसा कोई प्रोफेशन देखा है जहां पे क्वालिफिकेशन ना हो? इम्पॉसिबल है, क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए। जबकि अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं तो एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है, मतलब आपका जो बॉस है ना, वो जो बोल रहा है क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ही आपको जॉब मिलेगी, वरना आपको जॉब मिलने वाली नहीं है। तो याद रखेंगे, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्वालिफिकेशन का है। पहले देखा बिजनेस शुरू कैसे करते हैं, फिर देखा काम क्या करते हैं, फिर देखा क्वालिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं रिवॉर्ड और रिटर्न की। भाई काम कर रहे तो पैसा भी तो चाहिए ना। बिजनेस के अंदर अगर आप लोग काम कर रहे हो तो क्या मिलता है आप लोगों को? प्रॉफिट मिलता है। वही अगर प्रोफेशन के अंदर काम करते हो तो क्या मिलेगा? फीस। फीस याद रखना, वर्ड यूज क्या करेंगे? फीस वर्ड यूज करेंगे एग्जाम में। अगर डॉक्टर के पास जाते हो, ट्रीटमेंट कराते हो, ऐसा बोलते हो लो आपका प्रॉफिट, लो आपकी सैलरी? नहीं, क्या बोलते हैं? फीस। तो याद रखना, प्रोफेशन के केस में प्रोफेशनल्स को क्या मिलती है? फीस मिलती है। और एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या वर्ड यूज करेंगे? सैलरी। कि भाई मैंने कहीं पे काम किया है तो वो मुझे क्या पे करेंगे? सैलरी या फिर वेजेस पे करेंगे। नेक्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है ना। अगर बिजनेस करना है तो ऑब्वियस बात है इन्वेस्टमेंट चाहिए हम लोगों को। डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है, उस हिसाब से आप लोग क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे। अगर प्रोफेशन की बात करता हूं तो प्रोफेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम चाहिए, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सर्विस इंडस्ट्री है। और अगर से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो कोई कैपिटल की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूं आपके वहां पे, तो क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा कभी? कुछ कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा।
तो याद रखेंगे ये बहुत सिंपल है, एम्प्लॉयमेंट के केस में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, नील, बिल्कुल नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन, रिस्क। जब मैं बिजनेस की बात करता हूं ना, तो बिजनेस के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है, अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। प्रोफेशन में रिस्क है बट थोड़ा कम है, नॉर्मली फीस रेगुलर बेसिस पे आती ही रहती है। अगर कोई फीस पे नहीं करेगा तो ऑब्वियस बात है मैं उसके लिए काम ही नहीं करूंगा, स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड नहीं करूंगा। और जबकि अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में तो रिस्क है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसका सिंपल रीजन है, मुझे टाइम टू टाइम सैलरी मिलने वाली है, हर मंथ मुझे सैलरी मिल जाएगी, तो रिस्क नहीं है यहाँ पे। पैसा डूबेगा तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट वन, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर मुझे मेरा पूरा बिजनेस उठा के किसी को सेल करना है तो कर सकता हूं ना। आकाश ने भी पूरा का पूरा बिजनेस उठा के सेल कर दिया। किसको सेल किया? बायजूस को सेल किया। तो देखो, बिजनेस तो सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर करना पॉसिबल है, बट क्या प्रोफेशन में पॉसिबल है? मैं अगर डॉक्टर हूं तो मैं ऐसा बोलूंगा कल से चलो मेरी जगह आप लोग डॉक्टर, हो जाएगा काम? बिल्कुल नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। सेम चीज एम्प्लॉयमेंट में, आज मैं जॉब कर रहा हूं, मैंने बोला कल से मेरी जगह पे आप में से कोई एक जन आके काम करने वाला है, क्या मेरा बॉस चला लेगा उस चीज को? बिल्कुल भी नहीं। तो प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट के केस में ना ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, बट बिजनेस के केस में 100% है ना, ट्रांसफर क्या है, पॉसिबल है। एंड लास्ट वन, कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस की बेसिकली बात की है। देखो एज सच है ना, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बना है बिजनेस के लिए। बिजनेसमैन खुद के लिए खुद के रूल्स बना सकता है, खुद के बिजनेस के लिए, बाकी बाहर के कोई रूल्स नहीं है। प्रोफेशन की बात करता हूं ना, तो जो प्रोफेशनल बॉडी होती है, जैसे डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, सीए के लिए आईसीएआई है, तो सीएस के लिए आईसीएसआई है। ये सब जो प्रोफेशनल बॉडीज है, इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखे हैं, और आपको वो कोड ऑफ कंडक्ट कंपलसरी बेसिस पे क्या करने होंगे, फॉलो करने ही होंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड एम्प्लॉयमेंट के केस में तो भाई बहुत सिंपल है, जो मेरे बॉस ने कहा है, जो उनका रूल है, जो नॉर्म्स है, उस चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। तो याद रखेंगे, यहां पे हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा है, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज आप सबको क्लियर होनी चाहिए, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट हमने देखो, फिर से बता रहा हूं, याद करना, ह्यूमन एक्टिविटी दो पार्ट में डिवाइडेड थी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन पार्ट में डिवाइडेड थी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब भाई बिजनेस का भी क्लासिफिकेशन देके रखा हुआ है, बिजनेस भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है इंडस्ट्री और एक है कॉमर्स। सबसे पहले हम लोग जो फोकस करने वाले हैं वो कौन से वाले पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे, तो भाई इंडस्ट्री वाले पार्ट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। इंडस्ट्री का मतलब है बेसिकली हम लोग यहाँ पे चीजों को बनाने वाले हैं, कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस अप्लाई करेंगे या कुछ भी अप्लाई करके मुझे प्रोडक्ट तैयार करना है। और जब मैं प्रोडक्ट को तैयार करता हूं, जब मैं इंडस्ट्री की बात करता हूं, तो इंडस्ट्री तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले कौन सी होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब ये ऐसी इंडस्ट्री है जो किससे डील कर रही है, नेचुरल रिसोर्सेज से डील कर रही है। प्राइमरी इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री विच इज डीलिंग विथ एक्सट्रैक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर नेचुरल रिसोर्स है तो वो कौन सी इंडस्ट्री है, प्राइमरी इंडस्ट्री है, वो याद रखना आप सब लोग। जब मैं प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करता हूं तो प्राइमरी इंडस्ट्री भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से दो पार्ट में, तो एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। देख लेते हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक दो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री नाम से ही पता चलता है, नेचर से हम लोग चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे माइनिंग एक्टिविटी है, फिशिंग एक्टिविटी है, हमने क्या किया है, नेचर से चीजों को एक्सट्रैक्ट किया है। तो अगर आप लोग नेचर से चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोला जाता है। हम लोग रिसोर्सेज को लेंगे वहां से और उसको आगे फर्दर प्रोसेसिंग में पास ऑन करने वाले हैं। जबकि अगर मैं जेनेटिक इंडस्ट्री की बात करता हूं तो जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब है ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स से डील करने वाले हैं। किससे डील करने वाले हैं, ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर रिप्रोडक्शन। उनकी प्लांट्स एंड एनिमल्स की रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल हम लोग इवन इसमें कैटल फार्मिंग है या फिर पोल्ट्री फार्मिंग है, या इन सब चीजों को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो चीज हमको पता होनी चाहिए। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब आप लोग नेचर से चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटी मैंने बताया, फिशिंग एक्टिविटी मैंने बताया, ये सब चीजें। जबकि जेनेटिक के अंदर किससे डील कर रहे हैं, तो ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देयर रिप्रोडक्शन, कैटल रेयरिंग और पोल्ट्री फार्मिंग और सच अदर थिंग्स। तो ये याद रखेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन सी दो चीजें, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट, प्राइमरी के बाद क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है।
सेकेंडरी इंडस्ट्री में फिर से क्लासिफिकेशन है, दो अलग अलग। कौन से दो क्लासिफिकेशन है? तो एक मैन्युफैक्चरिंग, एक कंस्ट्रक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नाम से ही हम लोगों को पता चल जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। हम लोग चीजों को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो वो चीज क्या है मेरे लिए? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो भाई ध्यान रखना, डिवीजन पे डिवीजन आ रहा है, चीजें डिवाइड होते जा रही है, सब डिवाइड होते जा रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग के भी 4 पार्ट है। सबसे पहले एनालिटिकल। जब मैं एनालिटिकल इंडस्ट्री की बात करता हूं तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे किसी एक चीज से अलग अलग चीजों को बनाया जाता है। से फॉर एग्जांपल ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी में एक ही एलिमेंट से हम लोग पेट्रोल भी बना रहे हैं, डीजल भी बना रहे हैं, केरोसिन भी बना रहे हैं। एनालिटिकल, एक चीज से अलग अलग चीजों को बनाया गया है। सेकेंड वन सिंथेटिकल, ऑपोजिट है। अलग अलग चीजों को मिक्स करके एक चीज बनाई गई है। पहले वाले में क्या बोला था? एक चीज से अलग अलग चीजें बना रहे हैं। दूसरे वाले में क्या बोल रहा हूं? अलग अलग चीजों से एक चीज को बना रहा हूं मैं। से फॉर एग्जांपल सीमेंट। सीमेंट अगर मुझे बनानी है तो मैं अलग अलग चीजों को, रॉ मटेरियल को, सभी चीजों को मिक्स करता हूं और सीमेंट बनाता हूं। तो वो क्या है? सिंथेटिकल है। नेक्स्ट क्या बोला है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यहां पे हम लोग कोई पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। सक्सेसिव स्टेजेस है, स्टेजेस को फॉलो करना है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल पेपर बनाना है या शुगर बनानी है तो उनके लिए सक्सेसिव स्टेजेस है, तो वो फॉलो करना पड़ता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये। एंड लास्ट वन असेंबलिंग इंडस्ट्री। जब हम लोग असेंबलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो असेंबलिंग का मतलब होता है चीजों को असेंबल करना, इकट्ठा करना एक जगह पे। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कार की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो अलग अलग पार्ट्स जैसे कि टायर है, स्टीयरिंग है, सीट्स है, इन सबको असेंबल किया और क्या बनाया हमने? कार बनाई ना। टेलीविजन की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, तो ये सब असेंबलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है जहां पे अलग अलग चीजों के जो भी पार्ट्स है उसको असेंबल करके पूरा प्रोडक्ट क्या किया जाता है? रेडी किया जाता है। सो याद रखेंगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4 चीजें देखी हम लोगों ने, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम लोग जब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हम लोग चीजों को बनाने वाले हैं। रोड, ब्रिज, डैम, बिल्डिंग्स, एनीथिंग, किसी भी चीज को अगर आप लोग बना रहे हो तो वो बेसिकली किसके अंदर आएगा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जिसके लिए आपको आर्किटेक्चरल नॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग और वो सब की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो याद रखेंगे यहां तक हमने बिजनेस का अभी फर्स्ट पार्ट देखा है। कौन सा पार्ट देखा है? इंडस्ट्री का पार्ट देखा है। इंडस्ट्री में भाई कौन सी दो तरह की इंडस्ट्री देखी अभी तक हम लोगों ने? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लास्ट क्या है? टर्शरी, जिसको सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। मतलब हम लोग बैंकिंग है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब किसका पार्ट है? सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है, टर्शरी इंडस्ट्री का पार्ट है। तो याद रखेंगे इंडस्ट्री में 3 तरह की इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस। प्राइमरी के अंदर 2, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी के अंदर 2, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। तो ये हमारा इंडस्ट्री वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बिजनेस में आधा पार्ट हमने देख लिया है, कौन सा? इंडस्ट्री का। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट पार्ट कंसीडर करने वाले हैं। कौन सा पार्ट कंसीडर करेंगे? कॉमर्स का पार्ट कंसीडर करेंगे। पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कॉमर्स का, छोटा सा। It refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. There will be no use of producing the goods until the goods reach the ultimate consumer. देखो गुड सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रोडक्शन से कुछ नहीं होगा। कंज्यूमर तक पहुंचाना इंपॉर्टेंट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे गुड्स को कहां तक पहुंचाने वाले हैं? कंज्यूमर तक पहुंचाने वाले हैं। किसकी मदद से पहुंचाने वाले हैं? ऑब्वियसली सर कॉमर्स की मदद से पहुंचाने वाले हैं हम लोग, वेदर इट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कॉमर्स की मदद से बहुत सारे हिंड्रेंसेस, जो रुकावटें हैं, ऑब्स्टेकल्स है, उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने फंक्शन में बोला है, इट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, से फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बनाया लेकिन उसको कंज्यूम करने वाला है, कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला है। अब एक चीज सोच के देखो, प्रोड्यूसर अलग है, कंज्यूमर अलग है, 2 डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। इन दोनों को मिलवाना है, इन दोनों को मिलवाने का काम किसका है? कॉमर्स का।
मतलब हम लोग ट्रेड की मदद से क्या करने वाले हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मिलवाने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है हमारी हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, वो प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। प्रोड्यूसर ऑटोमेटिकली अपना प्रोडक्ट कहां तक सेल कर सकता है, कंज्यूमर तक सेल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। नेक्स्ट, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब देखो प्रोडक्ट है ना, जरूरी नहीं है कि सब जगह पे बनते ही हो। प्रोडक्ट बन शायद कहीं और रहा है, उसको सेल ऑल ओवर इंडिया करना है। से फॉर एग्जांपल टी की बात करते हैं तो टी का मैन्युफैक्चरिंग जो मेन कल्टीवेशन है सब है वो कहां पे होता है, दार्जिलिंग में होता है ना, आसाम में होता है। तो उसको कहां पे, उसको ऑल ओवर इंडिया पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की मदद से ना हम लोग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो याद रखना दूसरी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब टाइम की भी प्रॉब्लम है। मैंने आज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, मैंने आज प्रोडक्ट बनाया है, तो क्या आज की आज ही मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। थोड़ा टाइम लगेगा ना। तब तक के लिए गुड्स की क्वालिटी शायद डिटोरिएट हो सकती है। क्या करेंगे, अपने एक काम करते हैं, गुड्स को स्टोर कर देते हैं। कहां पे स्टोर करेंगे, वेयर हाउस में स्टोर करेंगे, मतलब गोडाउन में स्टोर करेंगे। और याद रखना आपके गुड्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन से गुड्स बना रहे हो, और उस हिसाब से वेयर हाउस सिलेक्ट करोगे। चाहे वो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस हो सकता है, जनरल वेयर हाउस हो सकता है, स्पेशल वेयर हाउस हो सकता है, कुछ भी डिपेंड करता है कि आप कौन से गुड्स में डील कर रहे हो। तो हिंड्रेंस ऑफ टाइम कैसे सॉल्व हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। बहुत सिंपल है। मैं आप लोगों को प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, प्रोडक्ट सेल करते टाइम प्रॉब्लम है, सामने रिसीव करना है ना कुछ। क्या रिसीव करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे। पेमेंट रिसीव करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, बैंक। अगर बैंकिंग सिस्टम है तो बैंकिंग सिस्टम की मदद से हम लोग आज के टाइम में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, गुड्स को क्या कर सकते हैं, परचेस सेल कर सकते हैं। तो याद रखेंगे ये जो एक्सचेंज का प्रॉब्लम है ना, ये एक्सचेंज का प्रॉब्लम भी क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। जब मैं हिंड्रेंस ऑफ रिस्क की बात करता हूं, बिजनेस में मैंने बताया था ना, रिस्क हमेशा होता है। ऐसा कोई बिजनेस है क्या जिसमें रिस्क नहीं होता, नॉट पॉसिबल। और अगर उस रिस्क को आप लोग थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, इंश्योरेंस। चीजों का इंश्योरेंस करवा लो, ताकि अगर इन केस फ्यूचर में लॉस हो भी जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या करेगी, कंपेंसेशन पे कर देगी। याद रखना मैंने बोला था रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इट कैन ओनली बी रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। एंड लास्ट वन, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज का प्रॉब्लम है। मैंने प्रोडक्ट बना तो दिया, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बना दिया, बट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी उसकी इंफॉर्मेशन। तो बहुत सिंपल तरीका है, एडवर्टाइजमेंट। प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करो, तब जाके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचेगी, कस्टमर तक पहुंचेगी, और उसके बाद ही कस्टमर हमारा प्रोडक्ट परचेस करने के लिए क्या होगा, तैयार होगा। तो याद रखेंगे ये फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सभी प्रॉब्लम्स को हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो याद रखेंगे ये हमारा कॉमर्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि भाई हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कहां तक लेके जाने वाले हैं, कंज्यूमर तक लेके जाने वाले हैं। तो ये कौन सा पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, कॉमर्स के अंदर कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। तो कॉमर्स में भाई दो चीजें इंक्लूड होती है, एक है ट्रेड और एक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है सपोर्टिव चीजें, ट्रेड को सपोर्ट करने वाली चीजें, तो उसको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। सबसे पहले जब मैं ट्रेड की बात करता हूं तो ट्रेड का मतलब हम सबको पता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। एक जगह से गुड्स को परचेस करता हूं, दूसरी जगह पे गुड्स को अगर मैं सेल करता हूं तो ये क्या है, ट्रेड है। जब हम लोग ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें बोला है इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब ये ऐसा ट्रेड है जो कंट्री के अंदर अंदर हो रहा है। अगर हम लोग हमारी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर अंदर ट्रेड करते हैं तो उसको इंटरनल ट्रेड बोला जाता है या डोमेस्टिक ट्रेड बोला जाता है। और करेंसी कौन सी यूज होने वाली है, तो कॉमन करेंसी यूज होने वाली है अपनी कंट्री के लिए, आईएनआर यूज होने वाला है। अगर मैं एक्सटर्नल ट्रेड की बात करता हूं तो एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में ट्रांजैक्शन होने वाला है। अगर कंट्री के अंदर हो रहा है तो इंटरनल ट्रेड, कंट्री के दूसरे मतलब बाहर हो रहा है, दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे। जब मैं इंटरनल ट्रेड की बात करता हूं तो उसके अंदर भी दो पार्ट है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। जब मैं होलसेल ट्रेड की बात करता हूं, होलसेलर्स की बात करता हूं, तो वो लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से परचेस करते हैं और रिटेलर को आगे सेल करते हैं।
ये लोग लार्ज क्वांटिटी में डील करते हैं, मैन्युफैक्चरर से भी लार्ज क्वांटिटी खरीदनी है, रिटेलर को भी लार्ज क्वांटिटी में सेल करना है। प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होता है, वेराइटी थोड़ी सी कम होती है, बहुत वेराइटी में डील नहीं करते। जबकि अगर मैं रिटेलर की बात करता हूं तो रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से परचेस करता है और आगे क्या करता है, अल्टीमेट जो फाइनल कस्टमर है उसको प्रोडक्ट सेल करता है। रिटेलर का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज्यादा होता है और रिटेलर वेराइटी में डील करता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स में क्या कर रहा है, वो डील कर रहा है। तो इंटरनल ट्रेड के अंदर दो चीज है, होलसेल एंड रिटेल। जब हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं तो एक्सटर्नल में भी तीन है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। जब मैं इंपोर्ट की बात करता हूं तो उसका मतलब है हम लोग किसी और कंट्री से गुड्स मंगवा रहे हैं। अगर मैं से फॉर एग्जांपल अमेरिका से गुड्स यहां पे लेके आ रहा हूं, उसका मतलब मैंने इंपोर्ट किया है, परचेस कर रहे हैं, यहां पे लेके आ रहे हैं कंट्री के अंदर। से फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट की बात करते हैं, मतलब मैंने गुड्स अमेरिका को सेल किए हैं, तो वो क्या है, एक्सपोर्ट है। वहां से परचेस करके लेके आया तो इंपोर्ट, यहां से वहां पे सेल कर रहा हूं तो एक्सपोर्ट। और सर एंटरपोर्ट क्या होता है, एक कंट्री से परचेस करने का दूसरी कंट्री को सेल करने का। से फॉर एग्जांपल बांग्लादेश से चीजें परचेस करके पाकिस्तान को मैंने चीजें सेल कर दी, ये क्या है, एंटरपोर्ट है, परचेसिंग फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग इट टू अनदर कंट्री। तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। तो याद रखेंगे ये ट्रेड वाला पार्ट है जिसके अंदर हमने देखा इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर भी दो चीजें, होलसेल एंड रिटेल। एक्सटर्नल के अंदर तीन चीजें, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। ट्रेड का पार्ट कंप्लीट हुआ, उसके बाद है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मैंने बताया ऑक्सिलरीज का मतलब क्या होता है, सपोर्टिव सर्विसेज। सपोर्टिव चीजें, ये ऐसी चीजें हैं जो ट्रेड को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। जब हम ट्रेड करते हैं तो कौन सी सर्विसेज की जरूरत है, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियस बात है ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने वाले हैं। जब मैं प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता हूं तो उसके लिए मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, रोडवेज है, रेलवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, कुछ भी हो सकता है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से हम लोग गुड्स को पहुंचा सकते हैं। बट याद रखना, जब भी आप लोग कोई मोड की बात करते हो तो वो जो मोड है वो सोच समझ के हम लोग क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट करने वाले हैं। तो याद रखेंगे ट्रांसपोर्टेशन की हमने बात की है, ट्रांसपोर्टेशन में सोचना समझना है कि आपके गुड्स कैसे हैं। अगर पेरिशेबल गुड्स है तो क्या वाटरवेज चलेगा, नहीं चलेगा, बहुत धीरे धीरे गुड्स जाने वाले हैं, गुड्स खराब हो जाएंगे। अगर प्रीशियस गुड्स है, अगर डायमंड है, ज्वेलरी है, तो एयरवेज के थ्रू भेजो। बल्कि गुड्स है तो वाटरवेज के थ्रू भेजो। तो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। दूसरी कौन सी सर्विस है, तो उन्होंने बोला वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब बेसिकली स्टोरेज, गोडाउन की बात कर रहे हैं हम लोग, कि हम लोग गुड्स को क्या करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं। जब हम लोग गुड्स को स्टोर करते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं, तो याद रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, सोच समझ के वेयर हाउस सिलेक्ट करना। कमोडिटी देखो, पहले देखो कौन से गुड्स में डील कर रहे हो, उसके हिसाब से देखो कि आपको जनरल वेयर हाउस चाहिए, स्पेशल वेयर हाउस चाहिए, आप लोगों को कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस चाहिए, कैसा वेयर हाउस चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की बात की हम लोगों ने। इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, तो ऑब्वियस बात है, हमें अगर रिस्क कवर करना है, कहीं हमारे गुड्स को डैमेज हो गया तो हम लोग पहले ही गुड्स है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस की जो भी चीजें हैं, इन सभी चीजों का क्या करेंगे, इंश्योरेंस करवा लेंगे। क्योंकि अगर इंश्योरेंस करवा लेते हैं और अगर कभी भी प्रॉपर्टी को, गुड्स को, ऐसी किसी भी चीज को अगर रिस्क हुआ, अगर डैमेज हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है इंश्योरेंस कंपनी क्या करने वाली है, हमें इंडेमनीफाई करने वाली है। बेसिकली वो हमको सामने उतने पैसे दे देगी, तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऑब्वियस बात है, बिजनेस करते टाइम बैंकिंग सर्विसेज की जरूरत पड़ती है ना। अकाउंट ओपन करते हैं, उसी के थ्रू पैसा रिसीव करते हैं, उसी के थ्रू पे करते हैं, सब कुछ है। फाइनेंस की जरूरत है, अगर लोन चाहिए, कैश क्रेडिट चाहिए, ओवरड्राफ्ट चाहिए, चेक फैसिलिटी चाहिए, कुछ भी चाहिए, अगेन कौन याद आता है, बैंक याद आती है ना। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर। एंड लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। ऑब्वियस बात है एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एडवर्टाइजमेंट की मदद से मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाला हूं। मेरे प्रोडक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं क्या करने वाला हूं, आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो एडवर्टाइजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्टाइजमेंट की मदद से हम लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो याद रखेंगे ये अलग अलग ऑक्सिलरीज है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मींस सर्विसेज, सपोर्टिव सर्विसेज। ट्रेड करने के लिए इन सब सर्विसेज की आज के टाइम में डेफिनेटली हमको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। याद रखना, चैप्टर की समरी अभी से बता रहा हूं मैं आप लोगों को। शुरुआत में क्या देखा, ह्यूमन एक्टिविटी कौन से दो पार्ट में डिवाइडेड थी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक।
इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन से 3 पार्ट में डिवाइडेड थी? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस की बात करते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर भी 3 तरह की इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी के अंदर 2, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी के अंदर 2, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। उसके बाद जब हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स में अगेन 2, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर 2, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर 2, होलसेल एंड रिटेल। एक्सटर्नल के अंदर 3, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर सर्विसेज है अलग अलग, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सब। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले बोल रहा हूं, बहुत आराम से चार्ट को पढ़ते रहो, अपने आप चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आई होप सबसे पहले आप सब लोगों को यहां तक क्लियर होना चाहिए। चलिए, सो अब क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी तो क्लियर हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अगर से फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे क्या अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें बोला गया है मार्केट स्टैंडिंग। ऐसा होता है ना कि मार्केट स्टैंडिंग होनी चाहिए, मार्केट कैप्चर करना है। आज अगर मैं से फॉर एग्जांपल किसी चीज का बिजनेस कर रहा हूं, क्लोथिंग का है या किसी भी चीज का, तो डेफिनेटली मेरे कॉम्पिटिटर भी होंगे मार्केट में। तो मुझे पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटर के सामने मैं किस पोजीशन पे हूं, क्या मैंने मार्केट कैप्चर किया है या नहीं किया है। हर इंसान को, हर बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम लोग मार्केट में एक अच्छी पोजीशन पे हों एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर। ऐसा होता है ना कि मार्केट कैप्चर करे, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है हमारा, मार्केट स्टैंडिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट बोला है इनोवेशन। ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है। ऑब्वियस बात है, आज के टाइम में इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन कैन बी इन प्रोडक्ट, इट कैन बी इन सर्विस, इट कैन बी ए प्रोसेस, एनीथिंग, किसी भी चीज में इनोवेशन हो सकता है। याद रखना, आज के टाइम में आपका बिजनेस अगर चल रहा है ना, तो इनोवेशन की वजह से। अगर आपके बिजनेस में इनोवेशन नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे क्या है, इनोवेशन। नेक्स्ट वन, थर्ड ऑब्जेक्टिव इज प्रोडक्टिविटी। किसकी बात की है, प्रोडक्टिविटी की बात की है। मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे वहां पे जितने भी रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल है, जो इनपुट्स है, उसको एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करेंगे और किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, आउटपुट में कन्वर्ट करने वाले हैं। कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू आउटपुट एंड दैट टू एफिशिएंटली। जितना ज्यादा एफिशिएंटली हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वेस्टेज कम करते हैं, उतना ही हमारे लिए बिजनेस क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और प्रॉफिट हमारा धीरे धीरे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है भाई, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करो। नेक्स्ट वन, द फिजिकल एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर हम लोग बिजनेस करते हैं ना, तो हमको दो तरह के रिसोर्सेज चाहिए, एक होता है फिजिकल एंड एक होता है फाइनेंशियल। फिजिकल रिसोर्स की जब मैं बात करता हूं तो से फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब फिजिकल रिसोर्स है। फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब बहुत सिंपल है, नाम से ही पता चल जाता है, पैसों की बात कर रहे हैं, फाइनेंस की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पहले तो इन रिसोर्सेज को लेके आएंगे और उसके बाद इन रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से क्या करने वाले हैं, यूटिलाइज करने वाले हैं। तो फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी क्या करना है, एफिशिएंटली यूज करना है। नेक्स्ट वन, सबसे कॉमन ऑब्जेक्टिव जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है क्या है, वो अर्निंग प्रॉफिट्स। ऑब्वियस बात है, हर इंसान अगर बिजनेस कर रहा है ना, तो वो एक ही रीजन की वजह से कर रहा है, क्या, प्रॉफिट के लिए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या आप लोग सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में, नहीं कर पाओगे। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या बिजनेस का एक्सपांशन, मॉडिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन कुछ भी पॉसिबल है, नहीं। सो प्रॉफिट इज वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, मॉडिफिकेशन, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, एनीथिंग। एंड द लास्ट वन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आप लोग प्रॉफिट कमा रहे हो ठीक है, लेकिन सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हो आप लोग। तो हमेशा याद रखेंगे, सोसाइटी में ऐसा हो सकता है कि टाइम टू टाइम डोनेशन है, चैरिटी है, या ऐसा कुछ भी। कोरोना के टाइम पे देखो, रिलायंस की अगर बात करते हैं या टाटा ग्रुप की बात करते हैं, तो उन्होंने डोनेट भी किया है। उन्होंने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल किया है, सोसाइटी का भी ध्यान रख रहे हैं ये लोग, तो वो अच्छी चीज है। आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्या करना है, फुलफिल करना है। तो ये बेसिक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। आई होप सबको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो रहे होंगे। अब अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिजनेस रिस्क।
बिजनेस रिस्क मतलब ऑब्वियस बात है, जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो उसमें रिस्क है, मतलब अनसर्टेनिटी होती है, हमको पता नहीं है कि प्रॉफिट होने वाला है, लॉस होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है, कस्टमर का कभी टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, कोई भी चीज पॉसिबल है। एक बार मीनिंग पढ़ते हैं बिजनेस रिस्क का। द टर्म बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। रिस्क का मतलब ही क्या है कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट, शायद प्रॉफिट कम हो सकता है, और इवन लॉस, लॉस भी हो सकता है ना, ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, और कंपटीशन और प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मार्केट में कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया तो मेरे बिजनेस के लिए रिस्क है। अभी तक लोग ये प्रोडक्ट परचेस कर रहे थे लेकिन अब नहीं करेंगे क्योंकि उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल चुका है। हो सकता है मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, हो सकता है मार्केट में रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया। ये सब कुछ क्या है, मेरे लिए रिस्क है। जब हम लोग रिस्क की बात करते हैं तो बिजनेस रिस्क नॉर्मली दो तरीके से देखे जाते हैं, एक है स्पेक्यूलेटिव और एक है प्योर रिस्क। सबसे पहले स्पेक्यूलेटिव रिस्क विच इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। मतलब कुछ भी हो सकता है, आपको गेन भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। Speculative risk arises due to the changes in the market conditions, including the fluctuation in demand and supply, change in price, change in fashion, and taste of the customer. देखो, जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उसकी वजह से आपके बिजनेस को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर फेवर में गया, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके फेवर में चला गया तो ऑब्वियस बात है आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। बट अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगेंस्ट में चला गया तो बिजनेस डाउन हो सकता है ना। अगर किसी चीज का फैशन चेंज हो गया तो भी बिजनेस डाउन हो सकता है। किसी चीज की डिमांड अगर कम हो गई तो भी बिजनेस डाउन हो सकता है, लॉस हो सकता है। बट हाँ, वही उल्टा सोच के देखो, अगर डिमांड बढ़ गई तो अच्छी बात भी है। तो यहां पे दोनों चीज हो सकती है, आप लोगों को लॉस भी हो सकता है और आप लोगों को गेन भी हो सकता है। ये क्या है, स्पेक्युलेटिव रिस्क, दोनों की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट वन इज प्योर रिस्क विच इन्वॉल्व्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। प्योर रिस्क का मतलब है या तो आपको लॉस होने वाला है या नहीं होने वाला, बट एटलीस्ट गेन तो नहीं होगा। द चांस ऑफ फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक आर द एग्जांपल ऑफ प्योर रिस्क। अब फायर है, थेफ्ट है, स्ट्राइक है, अगर ऐसा कोई भी इवेंट होता है तो क्या होने वाला है, लॉस होगा। बट इवेंट अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, नो लॉस। क्या कोई फायदा है, क्या कोई गेन है यहां पे, नहीं है। तो याद रखेंगे, स्पेक्युलेटिव रिस्क के अंदर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। बट प्योर रिस्क के केस में या तो आपको लॉस होने वाला है या फिर आपको लॉस नहीं होगा। तो याद रखेंगे, दो अलग अलग तरह के रिस्क है। फर्स्ट वन इज स्पेक्युलेटिव एंड सेकेंड वन इज प्योर रिस्क। अब जब हम लोग बिजनेस रिस्क की बात करते हैं तो इन्होंने कुछ नेचर देके रखा है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं। जैसे कि रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस में रिस्क तो होगा ही होगा, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। अगर कोई इंसान ऐसा बोलता है कि मेरे बिजनेस में तो रिस्क ही नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भी हो सकता है। तो याद रखेंगे, रिस्क तो हमेशा रहने ही वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ देर पहले ही बताया था, रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। किसकी मदद से, इंश्योरेंस की मदद से। तो हम लोग याद रखेंगे, रिस्क तो हर बिजनेस में होगा ही होगा। एंड रिस्क अराइजेस ड्यू टू दी अनसर्टनिटीज। रिस्क किसकी वजह से है, अनसर्टनिटीज की वजह से। मतलब मुझे पता नहीं है ना कि आगे जाके क्या होने वाला है। अचानक से फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल कैलामिटी अकर हो जाती है, सुनामी है, अर्थक्वेक है, या ऐसा कुछ भी, तो बिजनेस में रिस्क हो सकता है। कोरोना अचानक से आ गया, बहुत सारे लोगों के बिजनेस वाइंड अप हो गए, रिस्क है। तो अनसर्टेनिटी है, उस वजह से बिजनेस के अंदर क्या है, रिस्क है। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ रिस्क में डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस किस चीज का है, पहले तो आप लोग कौन से प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हो। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग टेक्नोलॉजी में हो या फिर आप लोग फैशन इंडस्ट्री में हो तो ऑब्वियस बात है रिस्क ज्यादा है, क्योंकि हर थोड़े टाइम में ना फैशन चेंज हो जाता है, हर थोड़े टाइम में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो फैशन इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के केस में रिस्क ज्यादा है। दूसरी चीज, आपका जो बिजनेस है वो कौन से साइज पे है, स्मॉल स्केल पे है या लार्ज स्केल पे है। अगर स्मॉल स्केल पे तो ऑब्वियस बात है रिस्क कम होगा, बट अगर लार्ज स्केल पे है तो ऑब्वियस बात है रिस्क भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको ये देखना है कि आप लोग किस चीज का बिजनेस कर रहे हो और कौन से लेवल पे कर रहे हो, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। एंड लास्ट वन, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अगर आप लोग रिस्क ले रहे हो तो सामने आपको रिवॉर्ड में क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। हायर द रिस्क,
हायर विल बी द रिटर्न। जितना ज्यादा रिस्क लोगे ना, प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। बट अगर रिस्क कम लेंगे तो ऑब्वियस बात है, सामने हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सो बेसिकली ये क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। आपके बिजनेस में रिस्क है, बट उसके क्या रीजन हो सकते हैं? तो सबसे पहले इन्होंने बोला है नेचुरल कॉजेस, नेचर की वजह से। हमने देखा ना, सी फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक है, सुनामी है, ऐसी कोई भी नेचुरल क्लैमिटी अगर अकर हो जाती है और उसकी वजह से आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है या ऐसा कुछ भी है या चांसेस है, तो वो क्या है, नेचुरल कॉज। रिस्क किसकी वजह से है? नेचर की वजह से है, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से है। दूसरा, ह्यूमन कॉजेस, हमारे खुद की वजह से। ऐसा हो सकता है कि हमारे वहां पे जो एम्प्लॉय है वो केयरलेस है, ऐसा हो सकता है जो एम्प्लॉय है वो डिसऑनेस्ट है, या फिर एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, या फिर मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, मेरे वहां पे जो मैनेजमेंट है वो इतना एफिशिएंट नहीं है। तो ये हमारी गलती है, ह्यूमन कॉजेस, हमारी वजह से भी बिजनेस को क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट वन, द इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस, से फॉर एग्जांपल मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, हो सकता है मार्केट में प्राइस चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट बढ़ा दिया है, ये सब क्या है, इकोनॉमिक कॉजेस है, पैसों से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट, ये सब चीजें। एंड लास्ट वन, अदर कॉजेस, छोटे छोटे और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे अगर आपकी कंट्री में कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, कोई मैकेनिकल फेलियर है, जैसे बॉयलर था कोई बहुत बड़ा है, कोई मशीन थी बस्ट हो गया, तो प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है। तो ये अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से आप लोग किसको फेस करते हो, रिस्क को फेस करते हो। तो याद रखेंगे ये क्या है, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। तो यहां पे हमारा जो बिजनेस रिस्क का टॉपिक है वो टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग हमारे इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड बेसिक फैक्टर्स फॉर द सेम। मतलब इन केस अगर आप लोग बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो बिजनेस शुरू करने से पहले आप लोग कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करने वाले हो, कौन सी चीजें हैं जो ध्यान में रखेंगे हम लोग बिजनेस शुरू करने से पहले। सबसे पहले, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। सबसे पहले तो भाई ये सोचो कि आपको बिजनेस किस चीज का करना है, कंज्यूमर गुड्स का बिजनेस करना है, कैपिटल गुड्स का बिजनेस करना है, सर्विसेज में जाना है। और नॉर्मली कोई भी इंसान पता है कौन सी चीज सिलेक्ट करता है, जिसमें इकोनॉमिक रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट है ना ज्यादा मिलेगा। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं भी वही बिजनेस करूंगा ना जिसके अंदर प्रॉफिट ज्यादा हो, उसके अलावा मैं कुछ और सिलेक्ट करूंगा नहीं करूंगा मैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले हमको यह सिलेक्ट करना है कि हमको बिजनेस किस चीज का करना है, और ऑब्वियसली किस चीज का करेंगे जिसके अंदर प्रॉफिट क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। नेक्स्ट, क्या सोचेंगे, साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस कौन से स्केल पे लेके जाना है, लार्ज स्केल पे बिजनेस करना चाहते हो या फिर स्मॉल स्केल पे करना चाहते हो, तो आप लोग पहले से सोच लो कि जो साइज ऑफ बिजनेस है वो कैसा होगा। लार्ज स्केल पे करोगे तो नो डाउट आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है बल्क में और सब कुछ है, बट उसके लिए आपको पैसा भी उतना ही चाहिए। तो आप लोग सोच के रखो बिजनेस कौन से साइज में जाना है, लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल। नेक्स्ट वन, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस करना है वो तो ठीक है भाई, बिजनेस करेंगे कहां पे, कौन सी जगह पे बिजनेस शुरू करेंगे, लोकेशन क्या होगी। जिस जगह पे बिजनेस शुरू करते हैं ना, वहां पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रिसोर्सेज की, वहां पे लेबर सप्लाई होना चाहिए, पावर सप्लाई होना चाहिए, वाटर सप्लाई होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, तब जाके बिजनेस वहां शुरू कर सकता हूं, डायरेक्टली थोड़ी ना बिजनेस शुरू कर देंगे। लोकेशन में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो कंसिडर करने के बाद ही लोकेशन डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट वन, फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन मतलब अब ये सोचना है कि पैसा कहां से लेके आएंगे, बैंक लोन, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। मतलब आपको कितना पैसा चाहिए, कहां से वो पैसा लेके आओगे, अगर पैसा लेके आ रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या है, ये सब चीज का ध्यान रखना है भाई, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, तो ये सब चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन, द फिजिकल फैसिलिटीज। दूसरा आप लोग ये देखो कि आपको बिजनेस करना है ना, तो आपके पास फिजिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, रॉ मटेरियल। तो अगर आपके पास फिजिकल फैसिलिटीज है तो ही आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, वरना हम लोग आसानी से बिजनेस कर सकते नहीं है। तो फिजिकल फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, कंपिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब स्टाफ की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, आपके वहां पे जो एम्प्लॉयज है ना वो कैसे होने चाहिए, कंपिटेंट होने चाहिए और कमिटेड होने चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि कितने लोग चाहिए,
किस तरह के लोग चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस। उसके साथ साथ मुझे ये देखना है कि कितने लोग मुझे स्किल्ड वर्कर चाहिए, कितने मुझे अनस्किल्ड वर्कर चाहिए, बाइफर्केशन क्लियर होना चाहिए। तो उस हिसाब से पहले तो मैं अच्छा स्टाफ लेके आऊंगा, क्योंकि अच्छे स्टाफ के बेस पे ही बिजनेस चलता है। कितना भी अच्छा बिजनेस चला लो, जब तक स्टाफ नहीं है ना, तब तक बिजनेस स्मूथली नहीं चलने वाला है। तो स्टाफ अच्छा होना चाहिए, कंपिटेंट और कमिटेड होना चाहिए। नेक्स्ट वन, टैक्स प्लानिंग। अब टैक्स प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग ये सोचेंगे कि भाई बिजनेस शुरू करने से पहले कि टैक्स कितना पे करना है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में हो तो फिर आपके लिए टैक्स का रेट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अगर आप लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी में हो तो आपके लिए टैक्स का रेट अलग हो जाता है। तो आप लोग पहले से टैक्स का प्लानिंग कर लो, एडवांस में डिसाइड कर लो कि किस तरह से आपकी टैक्स लायबिलिटी आने वाली है। उसके हिसाब से ही आप लोग क्या करोगे, बिजनेस करोगे। उसके बाद इन्होंने बोला है लास्ट वन इज लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। फाइनली मैं अब क्या कर रहा हूं, सब कुछ डिसाइड करने के बाद अब मैं सोच रहा हूं कि अब मुझे बिजनेस शुरू करना है। तो फाइनली मैंने अपना बिजनेस लॉन्च कर दिया है, मार्केट में अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है उसको लेके आ चुका हूं। तो ये अलग अलग फैक्टर्स ध्यान में रखेंगे। इवन हम लोग ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो प्लांट लेआउट है, मतलब से फॉर एग्जांपल अगर मशीनरी ये सब है तो उसको किस तरह से अरेंज किया जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी को। तो प्लांट लेआउट भी डिसाइड करेंगे हम लोग पहले। उसके साथ हम लोग बिजनेस अगर करेंगे तो कौन से फॉर्म में करेंगे, इन फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अलग अलग फॉर्म है, किस में बिजनेस करना है। तो ये बहुत सारे हमारे फैक्टर्स है जो हम लोग ध्यान में रखेंगे, और उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हमको बिजनेस करना है, किस चीज का हमको बिजनेस करना है। और इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द चैप्टर। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपका जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। इस चैप्टर के लिए यहां तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।